नमस्कार दोस्तों। मैं राज रुद्र कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 31। एक पात्र है, ये ये पात्र है। ये कह रहा है ये पानी, पूरे पानी से भरा हुआ है। ये पूरा पात्र जो है, ये पात्र जो है पानी से भरा हुआ है। ठीक। अब ये कह रहा है कि इसका जो भार है वो कितना है, 16.5 किलोग्राम। 16.5 किलोग्राम इसका जो है भार है। तो इस पात्र का भार है, मतलब इसमें जो पानी है, पानी प्लस जो पात्र जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका, दोनों को मिला करके, ठीक है, उन दोनों का भार दे रखा है। कितना, 16.5। तो पानी का भार मैं मान लेता हूँ x और पात्र का भार मैं लेता हूँ y। ठीक है, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16.5। अब क्या कह रहा है, जब ये पात्र 1/4 भरा होता, अगर 1/4 भरा होता मतलब जैसे ये पूरी लंबाई 4 है मान लो, तो इस पूरी 4 लंबाई का एक भाग भरा होता, मतलब यहां तक भरा होता ये। ठीक है, तो उसका वजन कितना होता, 5.25 ग्राम। कितना, 5.25 किलोग्राम होता। कितना भाग भरा हुआ है, 1/4 भाग भरा हुआ है। तो पानी हमारा पहले कितना था, x था, एक टोटल पानी। अब कितना पानी बचा हुआ है हमारे पास, 1/4। 1/4 पानी बचा हुआ है। ठीक। और पात्र जो था, जिस जैसे कि किसी के पास बाल्टी है या मग है, तो उसका जो जिस वस्तु का वो बना हुआ है, तो उसका भार तो अपने आप में सेम रहेगा, वो तो बदला नहीं है, केवल हमने पानी खिला दिया उसमें से। ठीक। पानी खिला दिया तो उसका भार सेम रहेगा, तो मतलब y की जगह हम y सेम रखेंगे। और x की कितना हो जाएगा, x/4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो यहाँ से हम क्या निकालना, हमें निकालना क्या है, खाली पात्र का भार निकालना है, मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को यहाँ से कैंसिल आउट करा दें तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 है, ठीक है, 4 से पूरे में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो, 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये x आ जाएगा प्लस के 4 बाई, ये कितना हो जाएगा, 21। ठीक। 25 चौका 100, 5 चौका 20 और 1 21। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई करने पर, अब 4 से मल्टीप्लाई करने पर देखो ये संख्या हमारी कम है, ये ज्यादा है, ये घटा दो, क्योंकि नेगेटिव हमारा ना आए इस वजह से। ये कैंसिल आउट, 3 बाई बराबर। अब देखो 21 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, अब हमें एक्स्ट्रा 5 और घटाने, कितना बचेगा, 4.5। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। 1.5 किलोग्राम जो है हमारा पात्र जो है उसका भार है। इसमें बस एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो पात्र का भार है वो नहीं बदला, केवल पानी जो था उसमें हमने वो पानी उसमें से निकाल दिया है। ठीक। तो जो पानी निकाला, बचा हुआ पानी को है, जो टोटल पानी था उसका 1/4 है, तो हमने जो टोटल पानी था उसका 1/4 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। परसेंटेज का क्वेश्चन। क्या दे रखा है, जून और जुलाई का वेतन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32। कोई एक कामगार है जिसका जून और जुलाई के वेतन का अनुपात दे रखा है। इसको हम लिख रहे थे जून और जुलाई, कितना दे रखा है, 5/2 अनुपात 9/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/9। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा 10 अनुपात कितना आ जाएगा, 9। तो हमें देखिए इसमें 10 जो है उसकी वैल्यू वो ज्यादा है, मतलब जून का जो उसका वेतन है वो ज्यादा है जुलाई के। अब वो यही पूछ रहा है कि जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ ज्यादा आ गया जून का वेतन। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और 4 दूनी 8 और 1 9/4। 5/2 और 9/4 ढाई है। ठीक है, क्या कह रहा है, जून का वेतन जून के वेतन, किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का अनुपात। तो जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था, ये पूछ रहा है।
जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। अच्छा, किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का अनुपात, ये क्या कह रहा है, ये उल्टा है। जून और जुलाई का वेतन नहीं, ये जुलाई और जून का वेतन दे रखा है, मतलब ये चीज जो हमने लिखी है ना, ये यहाँ पर उल्टी है। 9 अनुपात 9/4, 9/4 अनुपात 5/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 9/10। ठीक है, तो जुलाई का वेतन यहाँ ज्यादा है। ठीक, ये कह रखा है जून। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ कितना कम है, एक कम है। पूछ कितने रहा है, जुलाई की तुलना में। तो जिससे तुलना की जा रही है उसे क्या, उसे क्या रखेंगे, उसे रखेंगे नीचे। अब कितना है, 1/, जिससे तुलना की जा रही है उसे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 10%। 10% कम है जुलाई का, जब जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में 10% कम है। ठीक है, इस तरीके से मतलब उसमें जो क्वेश्चन में कह रखा है वहां थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी समझने में। उसने जो भाषा दे रखी है हल्की सी ट्विस्ट कर दी है। जून के वेतन के प्रति तो जुलाई का वेतन का अनुपात, तो जुलाई और जून का अनुपात दे रखा है। ठीक है, इस चीज को फोकस करना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन 33। क्वेश्चन नंबर 33, किसी संख्या का 1/4 भाग अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है। संख्या है x, 1/4 भाग अगली संख्या x+1 के 1/5 भाग से 1/5 भाग से 3 अधिक है। अब कौन सा अधिक है, ये अधिक नहीं है, ये अधिक है। क्यों, इसी संख्या का 1/4 भाग इस संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा। ठीक, ये है हमारा सॉल्यूशन इस। और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट किससे कर सकते हो, ऑप्शन से उठा करके। कैसे, देखिए क्वेश्चन अब जैसे एक 16 है, 64 है, 60 है और 40 और 56 है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निकालना क्या है, 1/4 निकालना है और 1/5 निकालना है। इसका 1/4 आ जाएगा, एक आ जाएगा इसका 1/4। चलिए कितना आ गया, 4। क्या इसका 1/4, इसका 1/4 के बाद में से अगली कौन सी 70 है, इसका 1/5 आ जाएगा, नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, आंसर नहीं। ठीक है, मतलब ये वाला आंसर नहीं है हमारा। 64 देखो, इसका 1/4 आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका अगला जो है वो कितना है, 65। 65 का 1/5 होता है कितना, 13। उन दोनों का अंतर देखो 3 है ना, यही कह रहा है। जो 1/5 आया उससे कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो हमारा आंसर क्या है 64। जरूरत नहीं पड़ी इसे फर्दर सॉल्व करने की। अगर आप चाहो तो क्या करोगे, यहाँ से x, ये वाला x मल्टीप्लाई करके साथ में x वैल्यू निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन से जाओगे तो बहुत ही आपको आसान पड़ेगा इस सवाल को करने में। ठीक है, चाहो तो इस तरीके से भी करो। कैसे, x/4 हो जाएगा, ये इधर x/-5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ यहाँ 1/5 बचेगा, 1/5, ये 3 है उधर जाएगा तो -3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, -के x/20, एलसीएम लेके से सॉल्व करोगे तो x/20 बचेगा और -14/5। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 चौक 20, x बराबर 56। गलती हो गई इसमें, 5 थी 15, 14, 56। 56 तो आंसर नहीं आएगा उसका, 64 आंसर आएगा। देखिए गलती कहाँ हुई है, ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 इधर आएगा। ठीक, 5 4 20। ठीक है, 5 15, 3 उधर जाएगा, 1/5 15 14, 5 चौक 20, 14 56। किसी संख्या का 1/4 भाग अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है। किसी संख्या का 1/4 भाग अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+1 के 1/5 भाग से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ये भी सही। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बड़ा आया, x/4 और x/5
5 माइनस के प्लस के 1/5 माइनस के 3 है उधर जाएगा, एलसीएम लोगे 15, 15 में से 1 गया 14, 14 और 56 आ रहा है, 56 का तो 14 आ जाएगा, 56 में एक आ गया 57, 57 का 5 आता नहीं है तो गलती आ रही है। क्योंकि अगर मान लो ये 56 है, अगर संख्या हमारी 56 आ रही है तो क्या हो जाएगा, अगली 57 होगी, 57 का 1/5 निकलेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, तो 3 का अंतर तो आएगा नहीं यहाँ से, तो मतलब हमारी कैलकुलेशन में कहीं गलती है। ठीक है, इसको देखते हैं दोबारा से, है ना। अगली संख्या के किसी संख्या का 1/4 भाग अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है। अगली संख्या क्या है हमारी, 1/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये x/4 प्लस के 3 बराबर x/5 प्लस के 1/5। इसको ठीक, इसको इधर ले आएंगे, x/4 माइनस के x/5 इज इक्वल टू 1/5 माइनस के 3। ठीक है, तो 5 एकम 5, इनमें से 4 गया तो 1 बचेगा सीधा सीधा, x/20 इज इक्वल टू 15 में से गया तो 14, फिर 5, 5 20, 14 56, इस तरीके से यही आ रहा है। कुछ गड़बड़ है, जैसे देखता हूँ ना इसमें क्या गलती आ रही है इसमें, है ना। इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5x/4 प्लस के 15 बराबर x प्लस के 1, यहाँ करेंगे तो x/4 बराबर 15 आना चाहिए ना, 15। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, x/4 आ जाएगा, आ जाएगा 14। देखता हूँ इस सवाल को, ठीक है, इस तरीके से कुछ गलती आ रही है इसमें, ऑप्शन था उस ऑप्शन से कर लीजिए इसको डायरेक्ट, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, देखता हूँ इस सवाल को क्या गलती है इसमें, हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन में कुछ गलती आ रही है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या लग रहा है, एक ही स्कूल में केवल 3 कक्षाएं हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। एक ए क्लास है, एक बी क्लास है और एक सी क्लास है। कितने कितने छात्र दे रखे हैं, 40, 50 और 60 छात्र दे रखे हैं। ठीक है, और इन कक्षाओं के पास प्रतिशत स्कूल क्रमशः 10, 20 और 35 है। इसमें 10% पास हो रहे हैं, इसमें कितने 20% पास हो रहे हैं, इसमें 35% पास हो रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है कि पूरे स्कूल का कुल प्रतिशत जो पास परसेंटेज है वो कितना होगा ये बताइए। तो इसको कैसे करोगे, इसको हम डेविएशन मेथड से निकालेंगे, मतलब कि हम किसी एक एवरेज को फिक्स मान लेते हैं और उस एवरेज के आधार पर हम पूरे स्कूल का एवरेज निकालते हैं कि कितना रहा। मैं इसको ये वाला जो एवरेज है मान लेता हूँ कि जो 20 एवरेज जो है वो पूरे स्कूल का एवरेज है 20। ठीक है, अगर यहाँ मैंने पूरे स्कूल का 20 मान लिया, लेकिन यहाँ तो कितना था 10 था, तो कितना कम हो गया, 10% कम है। यहाँ कितना है 35 है, प्लस के 15% ज्यादा है, माइनस के 10%। जो हमने एवरेज माना है वहां तो जो क्लास ए में है छात्र उनका एवरेज जो माना है हमने 20, उससे क्या है 10% कम है, और जो क्लास सी में छात्र हैं उनका 15% ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसी डेविएशन के जो अंतर आ रहा है इस डेविएशन को ही हम कैलकुलेट करके इसमें जो अंतर आ रहा है ना इस अंतर को ही हम नेग्लिजिबल करेंगे, मतलब नेग्लेक्ट करेंगे कि -10% और प्लस के 15% को बराबर करके कि ये 10% ज्यादा हो रहा है और ये 15 मतलब कम हो रहा है और ये 15% ज्यादा है। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, देखो ये 40 है, जब 10% एवरेज है ना पास प्रतिशत, ठीक है, तो 40 लोगों के लिए कितना परसेंट कम हो जाएगा, माइनस के 400, 400 कम हो जाएगा। 15 का जहां लगा के देखो कितना हो जाएगा, 15, 900, 900 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, यहाँ 400 कम है, यहाँ 900 ज्यादा है। टोटल ए के जितने छात्र थे उनका कुल 400 की वृद्धि कमी हो जाएगी और सी में कितनी हो जाएगी 900 की वृद्धि। टोटल अंतर कितना आ गया 500 का। ये 500% जो है ये 500% की क्या हो जाएगी टोटल अंतर आ जाएगा
इन दोनों को मिला करके, ठीक है। अब ये अंतर जो है 500 वृद्धि हो रही है हमारी, ठीक है ना, मतलब इतना डेविएशन हमारा जो है वो हो रहा है। अब क्या है, हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 150 स्टूडेंट हैं। अब इन 150 स्टूडेंटों में इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 50/15, कितना आ जाएगा, 15×3 = 45, 3 और 45 और 5/15, 3 सही 1/3, ये आ जाएगा हमारा एवरेज। मतलब कि हमने माना था जो 20% एवरेज माना था ना, 20%, ठीक है, और उस 20% के एवरेज में यहाँ पर हमारा टोटल 400% एवरेज कम हो रहा था, यहाँ पे 900% कम हो रहा था पूरे क्लास ए का या क्लास बी का, और नेट जो था दोनों को मिलाकर के 500% था। तो 500% की वृद्धि हो गई थी हमारी, ठीक है। तो जो 20 माना है उस 20 में हम 3% और ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 23/1/3, ये इसका आंसर होगा हमारा परसेंट एवरेज जो पूरे क्लास का होगा। ये 3%, मतलब 3 सही 1/3 जो है, जो 10/3 जो आया है, ये एवरेज जो निकला है, ये एवरेज और हमारा 20 जो है उसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा टोटल एवरेज निकल आएगा 23 सही 1/3%, ठीक है। इसको आप उस तरीके से फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, इसको लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 40 का 10% कितना हो गया, 4, 50 का 20% कितना हो गया भाई, 40 छात्र थे, उनमें से 10% पास हुए, तो कितने छात्र पास हुए, 4 छात्र पास हुए। ऐसे ही 50 50 के कितने हो गए, 10 छात्र पास हुए। और यहाँ 60 का 35% निकालो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5×7=35, 5×2=10, 2×3=6, कितना आ जाएगा 21। तो कुल छात्र हमारे कितने हो जाएंगे, 20, 30, 35, 35 छात्र हमारे कुल कितने हैं, 5 छात्र हैं। तो हमारे पास हैं कितने छात्र, 150, 60, 40, 100 और 50, 150, कितना जाएगा, 5×3=15, 50×3=15, 50 कितना आ जाएगा, 70, 70/3, और यही हमारा कितना हो गया, 23×69, 1/3। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए कि यहाँ से जो क्लास ए में कितने परसेंट कितने विद्यार्थी पास हैं, क्लास बी में कितने पास हैं, क्लास सी में कितने पास हैं, और इन सबको जोड़ने के बाद में टोटल विद्यार्थी हमारे हैं, जो पास विद्यार्थी निकले वो 35 निकले हैं, और तीनों कक्षाओं को मिलाकर कितने विद्यार्थी हमारे पास हैं, 150। तो यहाँ से हमारा जो परसेंटेज निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 23 है। या फिर यहाँ से डेविएशन निकाल लो, जो हमने 20% माना था वो 20% जो था वो इससे कितना ज्यादा था और इससे कितना कम था, ठीक है ना। मैं उल्टा शायद उस समय उल्टा कह रहा था, 20% इससे कितना ज्यादा है, प्लस के 10 ज्यादा है, और इससे कितना कम है, माइनस के 15% ज्यादा कम है, ठीक है। तो नेट जो कितना कम आ जाएगा, इसमें जो आया था हमारा कितना आया था, 500, 500% जो क्या आ रहा था, नेट कम, जो कमी आ रही थी परसेंटेज में हमारी इतनी कमी आ रही थी, तो ये हमारे टोटल एवरेज में कमी आ गई पूरे स्कूल में, ठीक है। अगर हम 20 को मानते थे तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इतना परसेंट। और ये तो ये कितने, ये जो निकला है वो टोटल है, मतलब जो एबीसी को मिलाकर के टोटल है, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इन सब में डिवाइड कर देंगे तो 150 स्टूडेंट में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10/3 इतना, और हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 23, ठीक है। जो पहले मैंने ये बताया था कि यहाँ 10% कम है, इस तरफ कम है, लेकिन हम क्या इसको क्या करेंगे, मैंने उल्टा बता दिया था, ये 10% ज्यादा है और ये 15% कम है, मतलब इससे कम है और इससे ज्यादा है, तो इन दोनों में डेविएशन कितना आ गया, वो डेविएशन कितना आया, माइनस के 500% का डेविएशन टोटल का, ठीक है। अब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में डेविएशन कितना आया, वो आया 10/3%। तो इतना कम है जो हमने माना है उससे इतना परसेंट कम है, तो इतना ऐड और करना पड़ेगा एक्चुअल एवरेज फाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एचसीएफ का क्वेश्चन है ये। किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15, 25 की पंक्तियों में खड़े हों तो एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 10, 15 और 25 क्या कर रखा है, इसकी पंक्तियों में खड़े हुए हैं, तो हमें एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, वर्ग के लिए क्या होगा,
वर्ग के लिए क्या होता है, हमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक, चारों भुजाएं समान होती हैं इसमें, और उसका जो एरिया निकलेगा उसका स्क्वायर होता है साइड का, ठीक है, जो हमारा स्क्वायर होता है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 की 15, 5 25, ठीक, कितना आ गया 5, और यहाँ डिवाइड होगा नहीं तो कितना आ जाएगा, 5 की 15 और 15 दूनी 30, 30 गुणा 5, 5 की 15 दूनी 30, ये क्योंकि फर्दर डिवाइड होंगे तो अपने 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से और ये 5 से, तो इन तीनों को सेम लिख लिया, 5 की 15 30, 30 और ये कितना हो गया 150, ये एलसीएम हमारा 150 आ गया, 10 15 25 का एलसीएम कितना हमारा 150। तो अगर हम 150 माने, ठीक है, 150 माने, देखिए तो ये 150 जो है, हमें क्या चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो इस परफेक्ट स्क्वायर में हमें ऐसे इतने नंबर ऑफ जो सिपाही हैं वो चाहिए, जिससे कि वो एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर बने किसी भी चीज का, ठीक है, तो हमारे पास अभी कितना एलसीएम निकला 150, तो 150 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि हमें एक स्क्वायर बनाने के लिए, देखो यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है, अब इन सबको मिला करके कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर एरिया आएगा, तो यहाँ से हमें कितना क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 900, 900 जो संख्या आई वो क्या होगा, ये 30 हो जाएगा इधर और इधर 30 हो जाएगा, ठीक है, पंक्तियों में 30-30 कैंडिडेट खड़े होंगे ऐसे करके, ठीक, कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 कितना होता है 900, तो मिनिमम हमें जो सिपाही चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो कितने हैं 900, हमारा एलसीएम तो 150 आया, लेकिन 150 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, 150 के आगे देखोगे तो 150 कितना है, देखो इसको ऐसे फर्दर करोगे कैसे करोगे, हमें पता कैसे लगेगा 900 है, परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लो, 50 गुणा 3, ठीक है, इसमें कैसे कितना मल्टीप्लाई करें, जैसे देखो ये 25 गुणा 2 गुणा 3, अब देखो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, और बाकी ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 6 से मल्टीप्लाई और कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन, ये शायद तीसरा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्या क्या रखा है, किसी काम का 4/7 भाग 7/4 दिन में पूरा होता है, 4/7 भाग कितने दिन में, 7/4 दिन में पूरा होता है, क्या क्या रखा है, तब शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इतना भाग हो गया, ठीक, और हमारे पास कितना भाग बचा है वो देखो, टोटल एक काम था, मान लो किसी का एक काम मान लिया, उसमें से 4/7 पूरा हो गया, तो बचा कितना 3/7, इतना भाग बचा भी काम का, तो यही पूछ रहा है कि इतना बटे भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, यहाँ से देखो 4/7 भाग को करने में कितना टाइम लग रहा है, 7/4 दिन, ठीक, 4/7 को लग रहा है 7/4 दिन, ये 4 है उसको यहाँ ले जाओ, तो 1/7 को कितना लगेगा 7/16 दिन, ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास 1/7 तो आ गया, लेकिन 3 नहीं है ऊपर, यहाँ 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 इज इक्वल टू 7 इंटू 3/16, कितना आ जाएगा 21/16, कितने दिन लगेंगे, यही इसका आंसर होगा, ठीक, ये सिंपल मेथड है, अगर इसको बहुत तरीके से करोगे तो लंबा पड़ेगा, क्योंकि टोटल काम जो था हमारा एक था, उसमें से 4/7 भाग पूरा हो गया, तो 3/7 भाग बचा, और यहाँ 4/7 नहीं हो तो 3/7 कैसे निकालेंगे, वो तरीके से, ठीक है, तो आंसर कितना होगा, कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 37, मैं थोड़ा सा कम डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है,
क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व कराने में, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 180 किलोमीटर की दूरी स्पीड, चलता समय से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं तो यह दूरी 2.5 घंटे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने, देखो 180 किलोमीटर की दूरी है, बोल रहा है 3 घंटे में तय कर रहा है। अब इसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब कितनी चाल होगी ये पूछ रहा है। तो क्या करना है, ये ऊपर वाली जो जो उसने भाषा दे रखी है उसका कोई मतलब नहीं है कि वह ऊपर का जो दे रखा है 3 घंटे में तय कर रहा है 180 किलोमीटर, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो चाल पूछ रहा है ना, हमारे पास चाल बराबर चाल गुणा समय जो होता है वो बराबर दूरी होता है, ठीक है। चाल हमारी निकालना है, मान लो x है, समय कितना है 5/2 मतलब 2.5 घंटा, बराबर दूरी कितनी है 180 किलोमीटर। अब इससे काट दो, 5×3 = 15, 5×6 = 30, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आंसर। तो सिंपल सवाल है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है ना, बेवजह सवाल में दे रखा है, मतलब आप बात बच्चा फंसे यहाँ से स्पीड निकाले फिर और कुछ करे, क्वेश्चन खत्म उसके लिए, टाइम लेके जाएगा। ठीक है, टारगेट करो इसको, टाइम हमारे पास ये है, डिस्टेंस है, चाल निकल आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेम सवाल, पिछली मैंने जो समांतर चतुर्भुज ये समचतुर्भुज वाला कराया था, सेम वही क्वेश्चन है। समचतुर्भुज में मैंने बोला था कि 4a² जो होता है वो होता है d1² प्लस के d2², ये बताया था। यहाँ पर जो 4a है, ये 4 भुजाएं होती है ना, इन चारों भुजाओं का सम होता है, ये a, ये a, ये a और ये, इन चारों भुजाओं के पहले स्क्वायर करो, ये स्क्वायर स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इन सबको जोड़ दो तो 4a² आ जाएगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है हमारा, उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। ये L है, ये B है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चारों भुजाओं का स्क्वायर करके सम किया था, तो यहाँ पर भी सेम वही करेंगे। हमारे पास भुजाएं एक L है और एक B है, तो क्या करेंगे, L² प्लस के B², जिसका L² प्लस के B², और ये भी L है और ये भी है, तो इसका क्या हो जाएगा डबल, बराबर कितना हो जाएगा d1² प्लस के dt²। ठीक, इसमें ठीक है। अब क्या क्या रखा है, भुजाओं की लंबाई दे रखी है, एक विकर्ण दे रखा है, ठीक है। दो गुणा भुजा एक कितनी है, एक 16 है, एक 13 है, ठीक है। अब देखो, नहीं 11 और 13, 16 तो विकर्ण की लंबाई दे रखी है, 11 ठीक और 13, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का 169 होता है, बराबर 16 का कितना होता है, एक जो d1 दे रखा है वो कितना दे रखा है 16, 256 प्लस के d2², यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, ठीक 128, 128 आ जाएगा। अब देखो ये 100 है, यहाँ 100 है, जोड़ के घटाओ या वैसे घटा दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इसको ऐड करोगे फिर घटाओगे, वही टाइम टेकिंग प्रोसेस। 100 है, ये 100 कैंसिल आउट हो गए, ये 20 है, 20 कैंसिल आउट हो गए, ठीक। अब यहाँ एक बचा, एक कैंसिल आउट कर दोगे, 8 में से कितने बचेंगे 7, और ये 7 कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा, मतलब 7 2 बचेंगे 162, गलती हो गई क्या, d2², कुछ गड़बड़ तो हुई, 28×56 256 सही है, 7 बचेगा 162 d2², ठीक। यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर d2 प्लस में ऐड हो रहा है ना, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। ये गलत कर दिया मैंने, है ना, इसको कैंसिल आउट नहीं करो, ठीक, इसको ऐड कर दो डायरेक्ट, ये 2 है, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 121 169, 121 प्लस के 169 और एक 10, ठीक है, 12 16 कितना हो गया 28, 28 और एक 29, 290 इंटू 2, और ये कितना होगा 29×58 580, ये 256 माइनस के 256 बराबर d2², तो घटाओ कितना बचेगा, d2² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, ठीक है, और 7 में से ये कितना बचेगा, 7 में से 5 गए तो 2, और
4, 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। तो D2 कितना आ जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है। ये आंसर इसका 18 मीटर। कैंसिल आउट, मतलब ये है कि यहाँ ये कैंसिल आउट कर दिया था, ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस में ऑलरेडी है यहाँ पर। तो कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 2 का डिवाइड डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे मत करना, मतलब जोड़ना है उसके बाद करना है। अगर यहाँ 2 होता तो कैंसिल आउट करके तब कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा है। एबीसी की वर्तमान आयु 90 वर्ष है। मतलब वर्तमान आयु का योग ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग क्या है, 90 वर्ष। ठीक, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2:3। ये कितना था 6 वर्ष पहले। अब पूछ क्या रहा है, सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखो ये अनुपात दे रखा है, ये वर्तमान आयु है। अगर 6 वर्ष पहले की ये आयु का अनुपात दे रखा है, तो ए अगर 6 वर्ष पहले की बात करेंगे हम, तो जैसे ए की कोई कुछ आयु होगी, जैसे मान लो 30 वर्ष है, इसकी 20 वर्ष है, इसकी 40 वर्ष है, इस तरीके से मान लिया हमने। तो 6 वर्ष पहले की, अब ये तो प्रेजेंट आई है, और 6 वर्ष पहले की बात करेंगे तो इसमें से 6 वर्ष घट जाएंगे, 30 में से घट जाएंगे 6 वर्ष, मतलब इनकी अपनी आयु में से 6 वर्ष कम हो जाएंगे। तो वो 6 वर्ष कम होने के बाद जो अनुपात दे रखा है, जो दे रखा है 1:2:3 दे रखा है। तो एक की आयु में 6 वर्ष कम हो रहा है, तो तीनों की आयु में कुल मिलाकर कितने 18 वर्ष कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले जो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 90 में से घटा देंगे 72, ठीक है। ये 6 वर्ष पहले तीनों की आयु का कुल योग होगा, सही। अब इस आयु को जो योग है वो किस अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में है। तो कितना है, 3 और 2 5 और 6, 6 बराबर 72 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12, ठीक। तो ए बराबर 12 है, और पूछ क्या रहा है हमें, सी की वर्तमान आयु। तो हमें ए और बी से कोई मतलब नहीं, सी की निकाल लो, ठीक है। तो सी की कितनी हो जाएगी, 25, और 6 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाता है 42। ये सी की वर्तमान आयु हो जाएगी। 6 इसलिए जोड़े क्योंकि यहाँ जो रेशियो दे रखा है वो 6 वर्ष पहले का दे रखा है, तो वर्तमान के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जो एक क्वेश्चन रह गया था उसको, जहां पर मैंने ऑप्शन सॉल्व कराया था, देखता हूँ उसमें क्या गलती आ रही है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो लंबी हुई तो मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 और 715 संतरे समान संख्या में बांटे जा सकते हैं, उनकी संख्या क्या है। 429 और 715, ये आम और संतरों की संख्या रहेगी। ये आम है और ये संतरे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएम से है ना, उस चैप्टर से है। अब क्या करोगे, हमें पूछना है अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है जिनमें ये बांटे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब अधिकतम छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ करेंगे एचसीएफ ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एचसीएफ लोगे तो देखो ऑप्शन से ही हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक तो 9 है, लास्ट में देखो 143 और कितना दे रखा है 286, और क्या दे रखा है 429 और 572। हमें ये पता है कि जो एचसीएफ होता है वो संख्या का मल्टीपल होता है वो, ठीक है। एचसीएफ होता है वो जो संख्या होती है उन्हीं में से निकाला जाता है और उन संख्या का मल्टीपल होता है। अब देखो 6 में कहीं 9 आता है, 6 की पहाड़ी में अगर लास्ट में अगर ये हमारा एचसीएफ हो तो 6 आएगा, 9 आएगा इसके, अगर मल्टीपल करें करके देख लीजिए, 6 कम 6 12 6 18 24 29 29 36 43 44 46 47 54 ना आ रहा, ठीक है। ये नहीं हो सकता। ऐसे 2 में भी 9 नहीं आता है, 2 के पारे में भी 9 नहीं आता। अब रह गया 429, ठीक। 429 दे रखा है, 429 से हो सकता है, लेकिन क्या 429 में 715 आता है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए 42 नहीं 42, अगर 420 का भी 2 बार करोगे और दोगुना करोगे 420 को तो 840 हो जाएगा। 715 से कम है और 9 और कम कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो मतलब ना तो हमारा ये ऑप्शन है, ये आंसर इसका, ये इसका एचसीएफ होगा, निकाल के देख लेना, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे और देखो
429 429 715 एलसीएम लो इसका, 3 से डिवाइड करो, 3 कम 3 3 चौक 12 3 3 9 और इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3 6 और 3 3 9, ठीक है 3 दूनी 6 और एक बचेगा 3 3 9, 2 बचेंगे नहीं यार 7 और एक 8 5 13, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 से मल्टीपल नहीं है, तो 143 हमने बताया 143 आंसर है। क्या करेंगे 143 को देखो कितनी बार मल्टीपल है 715, 5 बार जाएगा, 5 3 15, ठीक है 5 17 और 71, ये 5 बार डिवाइड हो रहा है और ये कितना 3 बार डिवाइड हो रहा है, 3 बार और ये 5 बार, 143 इसका एलसीएम होगा, ठीक। इसके फैक्टर करो क्या आ जाएगा 143 इंटू 3 और इसके फैक्टर करोगे 143 इंटू 5, इस तरीके से बनना है। और ये देख लो 143 किसी का फैक्टर है कि नहीं, ठीक है ना, ये देखना है ये भी किसी का फैक्टर है कि नहीं। तो 4 5 3 8 8, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे प्राइम फैक्टर वाले से करते हैं। जैसे कि कोई जैसे हमने संख्या देखी क्या है, कोई एक ऐसी संख्या देखो जिसका स्क्वायर इस संख्या के आसपास हो, तो कितना होता है 12, 12 कितना तो 144। अब देखेंगे ये किस संख्या का फैक्टर है कि नहीं है, वो पता करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 12 है इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्याओं से ये संख्या डिवाइड हो रही है तो ये फैक्टर हो जाएगा, अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो ये क्या होगी अपने आप में ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। तो उससे पहले अभाज्य संख्या कितनी है 11 है, 11 है 3 और 1 4, ये डिवाइड हो जाएगा 11 से, 11 एकम 11 11 की 33, 13 और 11 का मल्टीपल है ये, ठीक है। ठीक, इस तरीके से हम ये पता लगा लेते हैं कि कोई संख्या भाज्य है या नहीं। जिस संख्या को हमें पता लगाना है तो उसके नियरेस्ट संख्या देखते हैं, वो संख्या देखते हैं कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 144 जो है इसके नियरेस्ट है और वो परफेक्ट स्क्वायर होती है 12 का, ठीक है 12 का परफेक्ट स्क्वायर होती है। अब यही जो 12 है इससे छोटे जितने भी अभाज्य संख्या हैं उन सभी संख्याओं से हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि जिस वो संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं, अगर डिवाइड हो रही है तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी, अगर नहीं हो रही है तो अभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए यूपीएसआई के। सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन में नहीं मिस्टेक आ रही है, तो मैं उसको और चेक करता हूँ उसमें कहाँ दिक्कत है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा वीडियो पॉज करूंगा और उसको चेक करूंगा कहाँ गलती आ रही है, उसका सोल्यूशन अभी बताता हूँ, है ना। बाद बाकी ये क्वेश्चन आपने देखे और यूपीएसआई 2011 का पेपर है, अब आप देख लीजिए किस तरीके से ये सवाल है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि ज्यादा टफ हो, मतलब मीडियम लेवल तो आप मान सकते हो कि एवरेज लेवल तो पूछ रहा है वो, और अधिकतर क्वेश्चन इजी और फिर उसके बाद मॉडरेट, ठीक है ना। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि अगला जो यूपीएसआई 2021 में हो जाए, भगवान करे, ठीक है ना, तो उसमें जो एग्जाम होगा वहां पर भी इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा और ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो इसी लेवल जो पेपर ये 2011 का है और 2017 के जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका चेक कर लेना, यूपीएसआई 2016 वाला है शायद, है ना, तो उसके चेक कर लेना। हाँ वैसे मैं सॉल्व कराऊंगा ये, तो उनमें देखना कितना अंतर आ रहा है, वेरिएशन कितना आ रहा है, लेवल कितना इंक्रीज किया है, उसके आधार पे हम पता लगा लेंगे कि तैयारी हमें कितने लेवल तक की करनी है, जिससे कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटेगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी देर पॉज करता हूँ, मैं चेक करता हूँ उस क्वेश्चन को, है ना। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी थी, सॉल्यूशन करा रहा था मैं, क्या था, मैंने ये कह दिया था ना आपसे कि क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी संख्या का 1/4 भाग वो अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है, मतलब ये संख्या मैंने क्या कर दी ये बड़ी बता दी, जबकि ये बड़ी नहीं है, बड़ी संख्या ये है, और कितनी बड़ी है वो 3 अधिक है, वो यहाँ 3 लाना था मुझे, जबकि मैंने क्या कर दिया था ये 3 जो है यहाँ ऐड कर दिया था, इसकी वजह से क्या हुआ क्वेश्चन जो है गलत हो गया था, है ना। यहाँ पर 14 आना था, यहाँ पर 14 आना था ना, यहाँ 14 की जगह क्या आना 16 आना था, उसकी जगह 14 आ गया, क्योंकि ये ट्रांसफर होकर उधर गया था ना उस वजह से। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो x/4 आ जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे और इधर लाओगे तो x/5 आ जाएगा यहाँ, बराबर ये 1/5 है प्लस के 3, ये कितना हो जाएगा x/20, ठीक, बराबर ये हो जाएगा 16/5, 5 और 20 4 और कैंसिल हो जाएगा तो x बार कितना 16, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। वैसे मतलब यही गलती हो रही थी करने में, बाद वाली क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो ठीक दे रखी है ना। तो आपके ये क्वेश्चन हो गए पूरे, वो वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी हो गई है काफी,
तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, है ना। 1 घंटे 20 मिनट के आसपास वीडियो होंगी। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी है, बस तैयारी इस तरीके से करो, ठीक है, जैसा मैंने बताया है उस तरीके से, ठीक। और कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी आपको 2017 वाले जितने पेपर हैं वो करा के दे दूँ, ठीक। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज 2017 का पहले पूरा करा दूंगा, 2016 में जो हुआ था एग्जाम आया था उसको कंप्लीट, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उन सब के कराने के बाद में फिर मैं टॉपिक वाइज सारे के सारे चैप्टर्स कवर करूंगा, ठीक है। देखते हैं उनमें लेवल क्या आ रहा है, ठीक। बाय।